तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। और मैंने बताया था कि इसमें 9/11 एक डेट थी जिस पर अलकायदा और तालिबान जैसे टेररिस्ट ग्रुप थे, उन्होंने अमेरिका के वर्ल्ड टावर सेंटर्स पेंटागन पर विमान क्रैश करवाए। अब उस टाइम तक जो क्लिंटन है वो जा चुके थे और जो WH बुश के बेटे थे जूनियर बुश, वो राष्ट्रपति बन चुके थे। इन्होंने क्लिंटन की तरह नरम नीति नहीं बल्कि हार्ड नीति अपनाई और इस अटैक के लिए उन्होंने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर पर के लिए विश्व युद्ध नामक एक के अंडर एक ऑपरेशन लॉन्च किया। उसका नाम था ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम अगेंस्ट ऑल दीज दो सस्पेक्टेड टू बी बिहाइंड दिस अटैक। और जो भी इसके पीछे था, अलकायदा था या तालिबान था अफगानिस्तान में, वो उसको ख़त्म करने की एक ऑपरेशन था। और उसके लिए उन्होंने, मैंने बताया था कि ये पाकिस्तान का मित्र था तालिबान रीजन भी और अमेरिका के भी। बट अब पाकिस्तान के लिए स्थिति बुरी थी क्योंकि उसे अपने ही दोस्त के विरुद्ध अमेरिका को अपने अड्डे देने थे जहां उसकी सेनाएं उतर सके और अफगानिस्तान पर हमले कर सके। क्योंकि आप देखोगे मैप में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री आपस में मिलती। बट रिमेंट ऑफ द तालिबान एंड अलकायदा हैव रिमेन्ड पोटेंट एज इट क्लियर फ्रॉम द नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक लॉन्च बाय देम अगेंस्ट वेस्टर्न टारगेट सिंस। और अब तक ऐसे बहुत सारे हमले अलकायदा, और ये नहीं है कि ये पहला ही हमला था, बहुत सारे हमले पहले भी होते रहे हैं, बट ये सबसे ज़्यादा मास अटैक वाला, बहुत ज़्यादा जिसमें व्यापक रूप से तबाही हुई, वो हमले थे जो 9/11 का हमला था। द US फोर्सेज मेड अरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारे संसार में अरेस्ट किए गए। आपने पढ़ा होगा एक 10th क्लास में SS का चैप्टर है जिसमें एक लड़की जो है 9th में जो अपने जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उसको लेटर लिखती है क्योंकि उसके जो फादर हैं वो 9 अटैक हमले में सस्पेक्टेड पर्सन के रूप में देखे गए और उनको उठाकर पता नहीं कहाँ ले जाया गया। और उस पर ना UN के कानून लागू हो रहे थे जिनको वो अरेस्ट कर रहे थे, ना उस देश के जिसके वो निवासी थे, और ना ही अमेरिका की। अमेरिका अपने तरीके से ही उन पर्सन्स को डील कर रहा था जो इसके सस्पेक्टेड पर्सन्स थे, मतलब जिस पर शक था, जिसके लैपटॉप को यूज किया गया, जो किसी भी तरह से वो जुड़ा हुआ महसूस किया। तो बहुत सारे इनोसेंट लोग जो इस हमले में शामिल भी नहीं थे उनको भी टॉर्चर किया गया और बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि जो विदाउट कानून किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको किस तरह से अत्याचार उस पर होते हैं। ऑफन विदाउट द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पर्सन बीइंग अरेस्टेड। बिना उस देश की जानकारी के अमेरिका ने उन्हें अरेस्ट किया। ट्रांसपोर्ट दीज पर्सन्स अक्रॉस कंट्री एंड डिटेन्ड दैम इन सीक्रेट प्रिजन। और अपने देश में लाया गया, उसको डिटेन किया गया, नज़रबंद किया गया या सीक्रेट जेलों में डाला गया। मतलब जिन जेलों का पता ही नहीं। एक बहुत फेमस जेल है गुंटेनामो की बे। अगर आप 9th में अच्छे ढंग से पढ़े हो तो ये इसका जिक्र आता है। उसमें ये एक US का नेवल बेस है क्यूबा में। क्यूबा का भी आप पढ़ चुके हो। क्यूबा जो है रशिया का साथी रहा है। गुंटेनामो बे पे अब US का नेवल बेस था और वेयर द प्रिजनर डिड नॉट एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। ये इस तरह की जेल है भाई जिस तरह के भारत में काला पानी की जेल है। रिमोट एरिया जहाँ से आदमी को सूरज की किरणें तक नहीं दिखाई देती, दूसरा आदमी तो क्या दिखाई देगा। उस पर ना तो इंटरनेशनल कानून लागू हो रहे थे, ना उनके कानून लागू हो रहे थे जिस देश का निवासी था, और ना ही USA के लागू हो रहे थे। इवन द UNO, जो UNO के रिप्रेजेंटेटिव थे ना, वो भी अलाउड नहीं कर रहे थे कि आप इस तरह से कैदियों को यहाँ रखें। बट अमेरिका सुपर पावर था, अमेरिका की हेजेमनी थी, UN उस पर कोई दबाव डाल नहीं पा रहा था, दूसरा देश कोई रोक नहीं पा रहा था। इसलिए जिस तरह से चाहे उन्होंने उस पर्सन्स को ट्रीट किया जो सस्पेक्टेड थे।
भले ही उनका कसूर साबित नहीं हुआ था, 9-9 10-10 महीने के बाद जब वो लोग जेल से निकले, उनकी हालत पागलों जैसी हिस्टीरियल कल हो गई थी। जॉन अब्राहम की मूवी है इस तरह की एक, जिसमें वो फुटबॉल का खिलाड़ी होता है और उसको ऐसे सस्पेक्ट किया जाता है। तो बहुत लोगों को टॉर्चर किया गया। ये ठीक था कि भाई हमले की जो हमले से जुड़े हुए लोग थे उनको पकड़ा जाए, बट इनोसेंट के फंडामेंटल राइट्स को हनन करना ये भी गलत था। उसके बाद दूसरी जो घटना हुई वो बुश के टाइम, वो थी 2003 में। आपने 1991 का उदाहरण पढ़ लिया जिसमें पहला गल्फ वार हुआ था। सेकंड गल्फ वार ये उस टाइम हुआ और सद्दाम हुसैन अब तक इराक के शासक थे। द कोडमैन नेम था, उसका नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। जो 3-4 मिशन आ लिए इसमें, जो 9/11 के हमले के विरुद्ध ऑपरेशन चलाया गया था अलकायदा और तालिबान के विरुद्ध, उसका नाम था इंड्योरिंग फ्रीडम। इस तरह से इराकी फ्रीडम 2003 में एक ऑपरेशन था, यूएस लीड में था। यूएस ने कोएलिशन बनाई थी यूएनओ के झंडे के नीचे। यूएनओ के झंडे का वो जिस तरह प्रयोग करना चाहे प्रयोग कर रहा था। द ostensible purpose of the invention was to prevent Iraq from developing weapon of mass destruction। और इसका एक ही काम रोकना था कि इराक को जो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन है, मिसाइल्स वगैरह, उनको बनाने से रोकना था। जबकि ये तो एक आड़ थी जिसकी आड़ में अमेरिका हमले कर रहा था। बात वही थी जो इराक के साथ थी पहले 1991 में तेल के कुएं। अब आपने हाल फिलहाल में देखा होगा ईरान के साथ अमेरिका के बड़े क्राइसिस चल रहे थे और ईरान को भी ये कह रहा था कि अपने परमाणु जो प्रोग्राम्स हैं वो बंद कीजिए। एक संधि भी थी 6 देशों के बीच में, जर्मनी वगैरह, अमेरिका उसमें थे, ईरान भी वगैरह थे। उससे जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो बाहर आ गए थे, उस संधि से मान नहीं रहे थे और बार बार धमकी दी जा रही थी कि आप इराक आप अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकिए, नहीं तो हम हमले कर देंगे आप पे। और भारत जैसे देशों का व्यापार जो ईरान से चल रहा था वो भी बड़ा प्रभावित हो रहा था, क्योंकि सारी चीज़ें डॉलर में व्यापार होती हैं, तो डॉलर अमेरिका यूज करने नहीं देता ऐसे में। हाँ, ये भी हेजेमोनी है कि डॉलर जो है उसकी कीमत ज़्यादा है, यूरो है या डॉलर है, और सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर के रूप में होता है। अगर आपके खजाने में डॉलर ज़्यादा, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी मजबूत है। अगर अमेरिका ये प्रतिबंध लगा दे कि नहीं जी आप डॉलर का प्रयोग व्यापार में नहीं कर सकते, तो आपका व्यापार रुक जाता है। हमें भी ईरान से गैस पाइपलाइन आनी है, तेल खरीदना है, और अगर इस तरह से अमेरिका हम पर प्रतिबंध लगाता है तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है हर देश के लिए, तो हमारे लिए भी मुश्किल हुई। देखो, अमेरिका से पंगा लेने में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। तो इन्होंने कहा कि भी इराक बड़े अस्त्र बना रहा है मारक शक्ति के, और एक और कोई ऐसे अस्त्र नहीं मिले। उनका काम था इराक को, सद्दाम हुसैन को हटाना वहाँ से, क्योंकि सद्दाम हुसैन भी कोई भला आदमी तो था नहीं। उसने भी देखो, ईरान की एक बात है, ईरान एक ऐसा देश है जहाँ शिया राज करते हैं। बाकी देशों में सुन्नी मुसलमान ज़्यादा होते हैं, 2 ब्रांच होती है मुस्लिम्स की, एक शिया एक सुन्नी। सुन्नी अपने आप को कट्टर मानते हैं, जो शरीयत के कानून है यूं का यूं लागू करते हैं। शिया मतलब थोड़े से नरम होते हैं धर्म के प्रति, और अकेला ईरान है जिसमें शिया शासन था। अब जो शिया शासन का जो रुझान है वो अमेरिका की तरफ रहा था, लेकिन जो सद्दाम हुसैन थे वो तानाशाह बने बैठे थे, अमेरिका के कहे अनुसार नहीं चल रहे थे। तो एक ही काम था कि इसको हटा दिया जाए। तो इन्होंने हमले किए मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे, जबकि बाद में दुनिया की बड़ी जग हंसाई भी अमेरिका की हुई कि जो मास डिस्ट्रक्शन ये कह रहा था अस्त्र, वो तो मिले ही नहीं। सिंस नो एविडेंस ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैज़ बीन अनअर्थड इन इराक में कोई ऐसे हथियार फिर मिले नहीं। सद्दाम हुसैन मारा गया इस युद्ध में। इट इज स्पेकुलेटेड दैट द इन्वेंशन वाज मोटिवेटेड बाय अदर ऑब्जेक्टिव्स।
और इससे बिल्कुल क्लियर पता चल गया कि जो युद्ध किया है अमेरिका ने उसके पीछे कारण कुछ और हैं, सच एज कंट्रोलिंग इराकी ऑयल फील्ड एंड इंस्टॉलिंग ए रीजन फ्रेंडली टू यूएस। और जो मैंने सद्दाम हुसैन के बारे में बताया, ये भी कोई अच्छा आदमी नहीं था, तो नरसंहार किए थे इसने, गोली मतलब लगातार लाइन में खड़े करके आदमियों को मार देना, इस तरह की घटनाएं आ रही थी अखबारों में कि ऐसा हो रहा है। लेकिन अमेरिका को ज़्यादा ह्यूमैनिटी परेशान नहीं करती, उसको परेशान कर रही थी कि एक ऐसी शासन होना चाहिए जो अमेरिका के फेवर में चलता हो, और जो ऑयल फील्ड है इराक का वो भी अमेरिका के कंट्रोल में आना चाहिए, इसलिए उन पर हमले किए थे। अमंग द गवर्नमेंट ऑफ द सद्दाम हुसैन फेल स्विफ्टली, और जल्दी ही सद्दाम हुसैन की जो गवर्नमेंट है वो गिर गई। द यूएस हैज़ नॉट एबल टू पैसिफाई इराक, लेकिन इराक में शांति स्थापित नहीं हुई। जितनी तबाही इस युद्ध में इराक की हुई होगी मैंने देखा है शायद ही किसी देश में हुई होगी। वहाँ जगह जगह लुटेरे पैदा हो गए, जहाँ से जो चीज़ें मिली लूट ली। छोटे छोटे लड़के जो है वो भर्ती किए गए ईरान इराक से, और इराकी सेना के विरुद्ध लड़वाए गए। वो ऐसे थे जो अनट्रेंड, जो ट्रेंड सैनिक होते हैं ना उनके, वो सिर्फ रूल्स के अनुसार लड़ता है। ऐसे भर्ती करने के बाद वो चोर लुटेरे डाकू जैसे ही बंदूक आई हाथ में वैसे ही वो बन गए। संग्रहालय तक जहाँ कई कई हजार साल की वस्तुएं संभाल कर रखी हुई थी ईरान में, वो लूट लिए गए। और अंत में जो है यूएस के पसंद की सरकार बनाई गई इराक में। इंस्टेड ए फुल फ्लैज्ड इंसर्जेंसी अगेंस्ट यूएस ऑक्यूपेशन वाज इग्नाइटेड इन इराक, while the US has lost over 300 military personnel in the war, Iraqi casualties are very much higher. Casualties, लेकिन इस युद्ध में ये भी नहीं कि हम पूरी तरह से ये है कि यूएस का कुछ बिगड़ा नहीं है। 3000 सैनिक वहाँ मारे गए, लेकिन इराकी जो सेना की कैजुअलिटीज थी, डेथ थी, वो बहुत ज़्यादा थी। इट इज़ कंजर्वेटिवली एस्टिमेटेड दैट 50,000 इराकी सिविलियन हैज़ बिन किल्ड सिंस द यूएस लीड इन्वेंशन। और इसमें क्योंकि बॉम्बिंग हो रही थी, हमले हो रहे थे, 50,000 नागरिक मारे गए थे। उन नागरिकों का क्या कसूर था? इट इज़ नाउ वाइडली रिकॉग्नाइज। तो ये तो भूल ही जाओ कि अमेरिका कभी ह्यूमैनिटी के लिए करेगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को मार रहा है तो वो ह्यूमैनिटी कैसे कर रहा है? It is now widely recognized that the US invasion of Iraq was in some crucial respect both a military and a political failure. और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ना केवल यूएस की विजय नहीं हुई, लेकिन इसमें भी यूएस जो है वो मिलिट्री और पॉलिटिकल रूप से हार गया था। उसके बाद आता है कि हेजेमनी कैसे है यूएस की, ठीक है। हेजेमनी, व्हाट डज हेजेमनी मीन? जो ऊपर आपने उदाहरण देखे ना, वो हेजेमनी का मीनिंग ही क्लियर कर रहे हैं कि किस तरह से छोटे छोटे देश पर या जिस चाहे देश पे किसी भी ऑब्जेक्टिव्स की आड़ लेके, ह्यूमन राइट्स की आड़ लेके या किसी भी तरीके से दूसरे देश को छुड़ाने के लिए अमेरिका अपने हितों को पूरे कर रहा था। और वो दिखा रहा था कि उसके पास कितनी मिलिट्री पावर है। दो तरह की पावर होती है ना, सॉफ्ट पावर और मिलिट्री पावर। अभी तक हम हार्ड पावर की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के पास हार्ड पावर इतनी है कि वो किसी भी देश को आसानी से हरा सकता है। टेक्नोलॉजी उसकी बहुत एडवांस है, उसकी टेक्नोलॉजी का कोई तोड़ नहीं है। व्हाट डज द हेजेमनी मीन? पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर। पॉलिटिक्स का मतलब पावर का अध्ययन करना होता है। कई बार पॉलिटिक्स का मीनिंग पढ़ते हैं ना, तो ये भी कहता है पॉलिटिक्स इज पावर एंड पावर इज पॉलिटिक्स। जस्ट एज इंडिविजुअल वांट टू गेन एंड रिटेन पावर, ग्रुप्स टू व्हाट टू गेन एंड रिटेन पावर। वी routinely talk of someone becoming powerful or someone doing something for power. In case of the world politics too, country and groups of countries are engaged in constantly trying to gain and retain power. जब बड़े होके एमए वगैरह में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स गेन ऑफ पावर है, गेन एंड रिटेन ऑफ पावर, पावर का खेल है। जिस तरह से आपकी घरेलू पॉलिटिक्स में एक व्यक्ति पॉलिटिक्स में इसीलिए आता है कि वो पावर प्राप्त कर सके,
कोई राजनीतिक दल पावर में इसलिए आता है कि सत्ता में आता है कि उसे पावर मिल सके। इसी तरह जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें भी देश लगातार पावर प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं, और ये पावर मिलिट्री की फॉर्म में भी हो सकता है, मिलिट्री डोमिनेशन। इकोनॉमिक पावर भी, जैसे जापान की पावर इकोनॉमिक पावर है, उनके पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, बट जापान जो है एक विकसित देश में आता है। जर्मनी अपनी टेक्नोलॉजी के कारण पावरफुल है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास हथियार हैं तो आप पावरफुल है। रशिया के पास हथियार बहुत थे जब उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, लेकिन इकोनॉमिक पावर नहीं थी। पॉलिटिकल क्लाउट एंड कल्चरल है, और उसके साथ वो क्या स्थापित करना चाहता है, राजनीतिक रूप से डोमिनेंस स्थापित करना चाहता है, और कल्चरल, जैसे कि गांव में अमीर आदमी होता है ना, तो बहुत सारे लोग जो हैं उनकी देखा देखी वैसे ही स्टाइल करना शुरू कर देते हैं। जैसे ब्रिटेन में क्या है, रानी एक सिंबल है पावर का। कई बार अगर रानी शाम को घूमने निकली और पार्क में लोगों ने देखा कि रानी ने हैट टेढ़ा पहना हुआ है या इस कलर की हैट डाली हुई है, तो अगले दिन पार्क में वही फैशन आपको दिखाई जाएगा कि मोस्टली जो लेडीज़ हैं या चिल्ड्रन हैं या गर्ल्स हैं वो उसी तरह की हैट डाले आपको मिलेंगी। तो रॉयल का कल्चरल, रॉयल कल्चर अपनाना। अमेरिका एक पावरफुल देश है, हर अमीर लोग अमेरिका के अमीर लोगों जैसा कल्चर अपनाना चाहते हैं, पब में जाते हैं, वाइन पीते हैं या जींस डालते हैं या जो भी है, अमेरिकन जैसा वो लगना उनको पसंद है, इवन बसना वहाँ पसंद है। तो ये क्या है, ये कल्चरल डोमिनेंस होता है सिस्टम। दिस अपीयर टू बी ए मिस एप्लीकेशन ऑफ द आइडिया ऑफ पोल ड्राइव्ड बाय फिजिक्स। It may be more appropriate to describe an international system that only one center of power by the term hegemony। और इस तरह से इस सभी डोमिनेंस को हम क्या कहते हैं, हेजेमनी। ठीक है, हेजेमनी मीन्स प्राधान्यता, एक ही व्यक्ति का प्राधान्यता। जैसे ये कार्टून में दिखाया गया है यूएस का, मतलब इसका अंगूठे के नीचे वर्ल्ड होना। ठीक है, इसका अंगूठा इतना बड़ा है। We can identify 3 very different understanding of what hegemony it। अब हम 3 तरीके से पढ़ेंगे कि किस तरह से हेजेमनी है अमेरिका की। Let us examine each of these meaning of the hegemony and relate them to the contemporary international politics। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।